नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार बुलेटिन का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे। सीएम धामी ने प्रयागराज कुंभ में ज्ञान महाकुंभ के समापन समारोह में शिरकत की है। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं प्रयागराज महाकुंभ का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ज्ञान महाकुंभ के समापन समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से ये ज्ञान महाकुंभ हमारे आने वाली नई पीढ़ी को, हमारे विद्यार्थियों को, छात्रों को एक नई दिशा देने का काम करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आप सबके माध्यम से बड़ा शुभ अवसर है कि ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस महाकुंभ के अवसर पर ज्ञान कुंभ का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है। और ये हम सब लोगों के लिए एक ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है। अनेक काम आज हमारे देश के अंदर हो रहे हैं। अनेक नई नई योजनाओं पर काम हो रहा है। भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। मैं देवभूमि उत्तराखंड की बात करूं तो देवभूमि उत्तराखंड में एक देवभूमि की जनता ने 2022 के आम चुनाव में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड की जनता से एक संकल्प उनके सामने किया था कि देश की आजादी के बाद जो हमारी विचारधारा का प्रमुख संकल्प था, देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। तो भाई बहन, मुझे आप सबके बीच में आज बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने जो संकल्प किया था, जो वचन देवभूमि उत्तराखंड की जनता को दी थी, वो हमारे संकल्प हमारा पूरा हुआ। हमने जो एक तरह से वायदा किया था, अधिकांश ये होता है कि चुनाव के समय में राजनीतिक दलों के द्वारा पहले एक ऐसी परंपरा थी कि वायदे किए जाते थे लेकिन पूरे नहीं होते। हमने जो वायदा किया और उसके अनुरूप वहां पर ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई। उसने लगभग 2 वर्षों तक काम किया। करने के बाद उन्होंने ड्राफ्ट सरकार को दिया। हम विधानसभा में विधेयक लेकर आए और विधेयक के बाद उसका एक्ट बना। एक्ट बनाने की कमेटी ने भी काम किया। एक्ट सरकार को दिया गया। उसमें बहुत लंबा एक काम होता था कि अनेक विभागों को उसमें काम करना था। लगभग 4-5 महीने तक उसके प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी चली और पिछले माह 27 जनवरी 2025 को पूरी तरह से देवभूमि उत्तराखंड में रहने वाले, चाहे कोई किसी वर्ग का होगा, जाति का होगा, किसी भी धर्म का होगा, सबके लिए देवभूमि उत्तराखंड में अब एक समान कानून यानी कि समान नागरिक संहिता लागू होगी। ऋषिकेश के निकट मुनिकीरेती थाने का चार्ज संभालने के बाद नवनियुक्त इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल के निर्देश में जहां जहां सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान ओवरलोडिंग, ड्रिंक एंड ड्राइव और रैश ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वरिष्ठ उप निरीक्षक योगेश पांडे, चौकी प्रभारी प्रदीप रावत, सचिन पुंडीर, किशन देवरानी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने 100 से अधिक वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान 70 वाहनों को पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पकड़ा, जिनसे पुलिस ने चालान काट 25,000 का जुर्माना वसूला है। इसके अलावा ड्रिंकिंग ड्राइव में पुलिस ने 7 चालकों को गिरफ्तार कर उनके वाहनों को भी कब्जे में लेकर सीज किया है। इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस कप्तान के निर्देश पर यह चेकिंग अभियान चलाया गया है, जिसे लगातार चलाने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे यहां से। ये शानदार आगाज, ये रंगारंग कार्यक्रम अनेकता में एकता का संदेश देते
देश भर से आए एथलीट 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की ऐतिहासिक शुरुआत हो चुकी है। खेल और संस्कृति के इस अद्भुत समागम ने हर खिलाड़ी और खेल प्रेमियों को नई ऊर्जा से भर दिया है। राष्ट्रीय खेलों के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश साफ है। भारत का हर खिलाड़ी खेल की दुनिया में परचम लहराने के लिए तैयार है। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की शान भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। देवभूमि से खेल भूमि तक की ये यात्रा बदलते उत्तराखंड का एहसास करा रही है। प्रदेश के 11 जगहों पर तैयार ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय खेलों को भव्य बना रहा है। खिलाड़ियों में जीतने का ये जुनून रोमांचित कर रहा है। 14 फरवरी तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में एथलीटों का एक ही मूल मंत्र है, हर हाल में मेडल जीतना है। 38वें राष्ट्रीय खेलों को इको फ्रेंडली बनाया गया है। यहाँ तक कि खिलाड़ियों को दिए जा रहे मेडल भी ई वेस्ट से तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर कर रहे हैं। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाएगा। विकसित उत्तराखंड की यात्रा विकल्प रहित संकल्प के साथ चल रही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस यात्रा का अहम पड़ाव है। संकल्प से शिखर तक आगे बढ़ता उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत मस्तराम घाट पर नहाने के दौरान गाजियाबाद से आया एक पर्यटक गंगा नदी में डूब गया। जब पुलिस के जवानों ने गंगा में गोता लगाकर 30 मिनट तक 20 से 30 फीट तक ड्राइविंग कर गहन सर्च करते हुए युवक को ढूंढने में सफलता हासिल की। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया कि युवक का नाम वैभव शर्मा है और वो गाजियाबाद का रहने वाला है। युवक अपने दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने आया था। चारों दोस्त नदी में नहा रहे थे। नदी में स्नान के दौरान वैभव शर्मा का पैर फिसल गया और वो डूबने लगा। साथ ही युवकों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। युवक के दोस्तों की निशानदेही पर एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सकुशल रेस्क्यू किया है। और देहरादून से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, संगठनात्मक चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक हुई है। ये बड़ी खबर आप तक देहरादून से पहुंचा रहे, जहां पर संगठनात्मक चुनाव को लेकर बीजेपी की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला हुई। कार्यशाला में सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, प्रदेश चुनाव अधिकारी खजान दास उपस्थित रहे। मंडलों में नियुक्त पर्यवेक्षक, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी और सह प्रभारी भी रहे उपस्थित। विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए, कहना सीएम धामी का। बीजेपी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकारें विकास के लिए प्रतिबद्ध। डबल इंजन सरकारें कर रही है अभूतपूर्व विकास। बार बार डबल इंजन की सरकारों को जनता दे रही प्राथमिकता। महाराष्ट्र हरियाणा के बाद दिल्ली में बनी डबल इंजन की सरकार। दिल्ली में जीत बीजेपी के सशक्त नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का परिणाम। 27 वर्षों के बाद दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ बनी बीजेपी सरकार। कार्यशाला में संगठनात्मक चुनाव को लेकर हुई चर्चा, कहना महेंद्र भट्ट का। हर क्षेत्रों में विकास कार्य कर रही है बीजेपी सरकार। फरवरी अंत तक मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों की होगी घोषणा। चुनाव है 2027 का अपना विधानसभा का चुनाव, स्वाभाविक रूप से संगठन का मंडल स्तर हमारा सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। मंडल का संगठनिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में निखर कर आए, इस प्रकार का आह्वान मुख्यमंत्री जी का हुआ है। अभी क्योंकि हमारे प्रभारी हैं, बाकी सब लोग मार्च में मिलने वाला है और समापन तक वो सारे विषय सोच जाएंगे। इस चुनाव को किस स्थिति तक बढ़ने वाला है। अभी जिलाध्यक्ष हमने रखा, फरवरी तक हम जिलाध्यक्ष की घोषणा कर देंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष तो जब राष्ट्र द्वारा ही घोषित होता चुनाव, जब वो तिथि आएगी तो आपको हमेशा कार्यकर्ता आधारित नहीं रहता है और उसको हम स्वरूप देने वाले हैं। कांग्रेस के जीते हैं, उनको इस प्रकार के विषय उठाने का पूरा अधिकार है। लोकतंत्र भी बात रख सकते हैं,
सरकार हर क्षेत्र के विकास के लिए काम करेगी। कांग्रेस के संगठन की मजबूती पर मुझे कुछ नहीं कहना है। आज हम सभी हमारे प्रदेश में इस संगठन पर्व के सफल आयोजन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए यहां पर एकत्र हुए कि कैसे हमारा संगठन और मजबूत बने, कैसे आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हम सब पूरी तरह से यहां से तैयार हों, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बल पर ही आज हमारी पार्टी न केवल भारत की बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। जितनी हमारी पार्टी की सदस्यता है, इससे कम कई देशों की जनसंख्या है, कई देशों की नहीं, बहुत सारे देशों की। तो निश्चित रूप से हम सभी लोगों को ये गर्व भी होना चाहिए कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य हैं, विश्व के सबसे बड़े परिवार के हम सदस्य हैं। वर्तमान में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में तीसरी बार सरकार होने के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों में आज हमारी पार्टी की सरकारें हैं। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी बम्पर विजय के साथ, जैसा राजकुमार जी ने बताया कि 27 सालों के बाद कमल खिलाने का गौरव हम सबको प्राप्त हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ है। और आप सबको भी बड़ा अजीब सा लगता होगा कि जब हम दिल्ली जाते थे, केंद्र में हमारी सरकार, राज्य में हमारी सरकार है, अनेक अनेक राज्यों में हमारी सरकार, लेकिन दिल्ली में ऐसा लगता था कि यहां कमल नहीं खिला है। और सच में 27 साल बहुत बड़ा कालखंड होता है। मैं तो लखनऊ में पढ़ता था, तब मैं ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। परिवार का हो अपना घर, यही है प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य। उत्तराखंड सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को अपना पक्का मकान देने का सपना साकार किया है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 64,961 मकान बनाए जाएंगे एवं डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एवं ब्याज सब्सिडी के रूप में 976.61 करोड़ की धनराशि लाभार्थियों को निर्गत की गई है। शहरी क्षेत्रों में इस योजना के तहत BLC यानी बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु 1.5 लाख केंद्र सरकार तथा 50,000 की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। अब तक 25,972 आवास स्वीकृत हुए हैं और 13,550 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वहीं AHP यानी अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के तहत 1.5 लाख केंद्र सरकार तथा 1.5 लाख की राशि राज्य सरकार की सहायता द्वारा दी जा रही है। अब तक 15,960 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 2,260 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा पूर्ण आवास हेतु अतिरिक्त 5,000 की सहायता भी लाभार्थियों को प्रदान की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवार जो अपना पक्का मकान बनाने में असमर्थ हैं, उनके लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चलाई जा रही है। प्रदेश सरकार इस योजना के तहत गरीबों के बैंक खाते में 1,30,000 रुपए जमा कर रही है। अब तक 67,961 आवास पूर्ण हो चुके हैं और डीबीटी के माध्यम से 972.90 करोड़ की धनराशि का हस्तांतरण हो चुका है। साथ ही शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा घर के उपयोग हेतु गृह प्रवेश कार्यक्रम के तहत 6,000 की अतिरिक्त सहायता भी दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने केवल मकान ही नहीं बल्कि गरीबों को आत्मसम्मान और सुरक्षित जीवन का तोहफा दिया है। यह पहल हर जरूरतमंद परिवार को उजाले की ओर ले जा रही है। उत्तराखंड सरकार का है यही प्रयास, जरूरतमंद को मिले अपना आवास।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज से सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी परिवार के साथ पहुंचे हैं प्रयागराज महाकुंभ। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ में बनाए गए उत्तराखंड मंडपम का किया अवलोकन। मंडपम में आए तीर्थयात्रियों से की मुलाकात। तीर्थयात्रियों को दी जा रही आवासीय सुविधा और भोजन व्यवस्थाओं का लिया जायजा। महाकुंभ में देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु उत्तराखंड मंडपम में आकर राज्य की संस्कृति से होंगे परिचित, कह रहे सीएम धामी का। मंडपम श्रद्धालु को कराएगा उत्तराखंड का एहसास। मंडपम में के माध्यम से जन जन तक पहुंचेंगे राज्य के पारंपरिक उत्पाद। मंडपम में देवभूमि स्वरूप के प्रदर्शन, कला संस्कृति और विशिष्ट उत्पादों और बिक्री की भी की गई है सुविधा। वहीं रायवाला थाना क्षेत्र में छोटी सी बात को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद में जमकर लाठी डंडे चले हैं। घटना में एक महिला की जान चली गई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में लाठी डंडों से हमला करने वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए रायवाला थाना प्रभारी निरीक्षक बीएल भारती ने बताया कि हरिपुर कला क्षेत्र में एक छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद मृतका के परिजनों ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने सबूत जुटाने के बाद हमलावर 3 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से हमले में इस्तेमाल लाठी डंडे, लोहे की रॉड बरामद की गई है। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। आरोपियों की पहचान ऋषभ, राहुल और सचिन धीमान के रूप में हुई है। मामले में पुलिस की अग्रिम जांच और कार्रवाई प्रचलित है। तो खबर आप तक रायवाला से पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक छोटी सी बात को लेकर हंगामा हुआ और जमकर लाठी डंडे चले हैं। इन लाठी डंडों में एक महिला की जान चली गई है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी वही हैं जिन्हें पुलिस ने शिकायत के बाद गिरफ्तार किया है और इन आरोपियों की पहचान ऋषभ, राहुल और सचिन धीमान के रूप में की गई है। फिलहाल अभी पुलिस ने आगे की जांच जो है शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि रायवाला थाना प्रभारी निरीक्षक बीएल भारती ने जानकारी दी है कि हरिपुर कला क्षेत्र में एक छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ था और विवाद इतना गहरा गया कि लाठी डंडे तक चले और महिला की जान चली गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको हरिद्वार के हर की पौड़ी ले चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुझको ठाटा
पारे सब जग को ज्ञाता कृपा दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुखदाता एक ही बार जो तेरी शरणागति आता यम की त्रास मिटाकर परम गति पाता आरती मात तुम्हारी जो जन नित गाता दास वही सहज में मुक्ति को पाता ओम जय गंगे माता श्री जय गंगे माता जो नर तुझको ध्याता मन वांछित फल पाता।